तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इस रोग को होने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों इस रोग को होने के कारण कई तरह के होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो बच्चे की सही तरह से ग्रोथ पेट में ही ना हो पाना। जब माँ के पेट में बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाती, या जो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं, आजकल काफ़ी प्री मैच्योर डिलीवरी हो रही है दोस्तों, डॉक्टर लोग आजकल टाइम नहीं बढ़ाते हैं और जल्दी से ऑपरेशन कर देते हैं। तो जो बच्चे 7वें महीने में 8वें महीने में पैदा हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा प्री मैच्योर होते हैं और उन लोगों की हेल्थ जो रहती है वो थोड़ी काफ़ी वीक होती है दोस्तों। दूसरा कारण दोस्तों होता है कि कुछ बच्चों को बचपन से ही स्वास्थ्य खराब रहता है, किसी बच्चों को सर्दी जुकाम की बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, और कई बच्चों को पीलिया रोग भी हो जाता है, कई बच्चों को पेट खराब होने की परेशानी होती है, दस्त उनको बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये सब जो कारण होते हैं सूखा रोग होने के कारण होते हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो माना जाता है पेट और आंतों का कमज़ोर होना। जिन बच्चों के आंतों में कमजोरी होती है, जिन बच्चों के लीवर में कमजोरी होती है, उन बच्चों को भूख नहीं लगती है, बच्चे काफ़ी कम खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए बहुत चिड़चिड़ाते हैं और हमेशा रोते रहते हैं, छोटी छोटी सी बातों में जिद करते हैं, और बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चॉकलेट खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे पहले मैं उन माता बहनों को बता रहा हूँ कि चॉकलेट खाना बिल्कुल बंद कर पाते हैं, बाहर का कुछ भी खिलाइए, चॉकलेट मत खिलाइए। चॉकलेट खाने का कारण क्या होता है दोस्तों, ये सभी मैं माताओं को ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जो बच्चे को सही तरह से केयर कर सकती है। पिता दिन भर काम में रहते हैं, सुबह शाम तक बच्चे के सामने रहते हैं, तो जितना उनको मौका मिलता है अपना डांटते हैं, समझाते हैं, लेकिन माँ दिन भर बच्चे के पास रहती है और बच्चे की केयरिंग अच्छे से कर पाती है, और बच्चे माँ के ही ज़्यादा करीब होते हैं, तो माँ को केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चॉकलेट को अवॉइड करें दोस्तों, चॉकलेट से भूख मरती है, और चॉकलेट खाने बच्चों को, चॉकलेट खाने वाले जो बच्चे होते हैं उनको बाहर का और कुछ या घर का कुछ खाना अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके बच्चे घर में मीठा खाने के लिए बोलेंगे, उनसे खीर खाने के लिए बोलोगे, आप मिठाई खाने के लिए बोलोगे, तो वो नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको चॉकलेट की आदत लगी हुई है। जो बच्चे चॉकलेट खाते हैं वो कभी खीर नहीं खाते हैं, वो कभी मिठाई या घर की कुछ भी मीठा बना हुआ चीज़ें नहीं खाते हैं। तो सबसे पहले चॉकलेट बंद करवाएं। इसके बाद दोस्तों अब जानते हैं कि इस परेशानी में आखिर क्या क्या होता है, इस रोग को कैसे कैसे पहचानें, सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि कई बच्चों को डायरिया, जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उस समय दस्त और उल्टी की शिकायत रहती है, कई बच्चों को उल्टी भी होती है, कई बच्चों को दस्त होता है, तो उस समय भी यह प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिसके कारण से बच्चों की हेल्थ काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद कभी अनचाही जगह पे एलर्जी हो जाती है किसी फूड से, तो उल्टी दस्त हो जाती है, उसमें भी बच्चों की हेल्थ काफ़ी गिर जाती है, जिसके कारण से दोबारा हेल्थ नहीं आ पाती है। तीसरा कारण होता है दोस्तों कि जिन बच्चों के जो आंत होती है, आंतों में जख्म हो जाते हैं, जिसके कारण से उनका खाना पचता नहीं है दोस्तों, उनके भी ये सूखा रोग की प्रॉब्लम होती है। कई बच्चों को हमेशा सर्दी बनी रहती है, उनको सर्दी के कारण से हमेशा बुखार बना रहता है, उनकी हथेलियाँ हमेशा गर्म रहती हैं, हमेशा सर गर्म होता है, ऐसे बच्चों की भी हेल्थ नहीं आ पाती है। दोस्तों जो बच्चे दिन में नहीं सोते हैं, दिन भर खेलते हैं, खाना कम खाते हैं, दिन भर कूदते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं, ऐसे बच्चों की भी हेल्थ नहीं आती। ये सब चीज़ें बच्चों की केयर करने पर ठीक होता है, इनकी कोई इलाज नहीं होता, इनकी कोई दवा नहीं होती दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब हम जानते हैं कि और इस रोग की पहचान कैसे की जाए। तो जिन लोगों के बच्चों की लेटरिन हमेशा पतली आती है, उनको ये समझना चाहिए कि उनको ये सूखा रोग हो चुका है। ये पहचान है कि जिन बच्चों का हमेशा लेटरिन पतली होती है और जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं, ऐसे बच्चों को सूखा रोग होता है। एक और पहचान बता रहा हूँ दोस्तों, जो बच्चे काफ़ी दुर्बल हैं, काफ़ी कमजोर हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी में उभार दिखाई देता है। जो बहुत ज़्यादा दुबले बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा सूखा ग्रस्त से परेशान है, उन बच्चों को आपको कपड़े को उतार के देखिएगा, उनकी रीढ़ की हड्डी में उभार, मतलब रीढ़ की हड्डी निकली हुई दिखेगी। ये इसकी एक विशेष पहचान है। एक पहचान और बता रहा हूँ दोस्तों, बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन जिन लोगों बच्चों को काफ़ी सूखा रोग होता है, दिन पर दिन सूखते जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा सूखा रोग हो जाता है तो उनकी आंखें निकल आती हैं, माथे की हड्डी निकलने आती है, नाक की हड्डी निकल आती है, आंखें पूरी घुस जाती हैं और सर बड़ा दिखता है, शरीर बिल्कुल दुबला दिखता है और हड्डी और स्किन के अलावा बॉडी में कुछ नहीं रहता है। तो ऐसे बच्चों के अगर आपको कान को एक फिंगर और अंगूठा है, ये दोनों को ऐसे दबाना है दोस्तों। जिन बच्चों को खींचने पे ऐसे दर्द होता है, बच्चे चिल्लाते हैं ज़्यादा, नॉर्मल थोड़ा सा तो बच्चे रिएक्शन तो करेंगे, लेकिन जो सूखा रोग से पीड़ित व्यक्ति होगा उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसको खींचने पे जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द हो, बहुत ज़्यादा चिल्लाए, तो उसको सूखा रोग हो चुका है दोस्तों। एक और बता रहा हूँ दोस्तों, ये वाले जो बाल हैं, ये 2 उंगली को लेके ऐसे बालों को अगर आप खींचेंगे बच्चे के, ऐसे सूखा रोग जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा दुर्बल है, ऐसा खींचने के बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा दोस्तों। ये सूखा रोग की पहचान है। एक और पहचान बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन समझ में नहीं आ रहा है तो आप अंडे की जर्दी लीजिए और बच्चे की गुदा वाली जगह पे लगाइए, हाथ में रखकर बच्चे की गुदा वाली जगह पर लगाइए। जो अंडे की जर्दी होगी वो अंदर काफ़ी उसका खिंचाव होगा। अंडे की जर्दी का सूखा रोग वाले बच्चे के गुदा में से अंडे की जर्दी का खिंचाव होता है दोस्तों। ये उसकी विशेष पहचान है। जब पूर्ण रूप से सूखा रोग हो गया है, जो बच्चा बिल्कुल सूख चुका है और बच्चों की आंखें निकल चुकी हैं, बच्चों का हड्डी बची हुई है और स्किन बची हुई है, ऐसे बच्चे के अगर आप गुदा पर अंडे की जर्दी लगाएंगे तो गुदा के द्वारा वो खींचा जाता है। ये उसकी पहचान होती है दोस्तों।
अब दोस्तों आप जानते हैं कि इस रोग में हमको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या इलाज करना है। तो जैसे कि दोस्तों सब जानते हैं कि माँ का दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसे बच्चों को माँ का दूध भी नहीं पचता है, बच्चा नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को दूध नहीं देना है दोस्तों। ऐसे बच्चों के लिए हमको बहुत ज़्यादा लाइट खाना देना है, दाल का पानी पिलाना है और फल का रस देना है, और साबूदाना को खिला सकते हैं, चावल के माड़ को पिला सकते हैं, और दूध अगर आप पिलाना चाहते हैं तो बकरी का दूध बच्चों को पिला सकते हैं। बकरी का दूध बहुत लाइट होता है, इसको पचाना बहुत आसान होता है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि इस रोग में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या और ख्याल रखना है। सबसे पहले इस रोग में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। बच्चों का बिस्तर साफ होना चाहिए, क्योंकि इस रोग में बच्चों के शरीर में से एक अजीब टाइप की दुर्गंध भी आती है दोस्तों। बहुत ज़्यादा जिसको सूखा रोग हो चुका है उसको बता रहा हूँ दोस्तों मैं, जिसका नॉर्मल पतले बच्चे हैं जिनकी हेल्थ ग्रोथ नहीं हो रही है, नॉर्मल है, पतला है लेकिन बहुत ज़्यादा सूखा हुआ नहीं, उसके शरीर से बदबू नहीं आएगी। जो बिल्कुल सूखाग्रस्त बीमारी से पीड़ित है उस बच्चे के शरीर में से अजीब सी स्मेल आती है। इसके बाद मैं और आपको ध्यान बता रहा हूँ कि कभी भी बाहर के जो फास्ट फूड होते हैं, तेलीय वाली जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल नहीं खिलाना है दोस्तों बच्चों को गर्म पानी से नहाना है, ठंडे पानी से नहीं नहाना है उनको बच्चों को। दोस्तों बच्चों के शरीर में तेल की मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है, विशेष सरसों के तेल की मालिश या सरसों और लहसुन की तेल की मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें से भी बहुत से बच्चों का फंगल और बैक्टीरियल समाप्त होता है। आप दोस्तों जानते हैं कि इस रोग में हम इलाज क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा इलाज है कि बच्चे को पहली बात तो मल्टीविटामिन का शुरुआत करवाई जाए। मल्टीविटामिन उसको देना शुरू करना है दोस्तों, जिसमें मल्टीविटामिन में आयरन विशेष रहेगा और बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी और कैल्शियम, ये चीज़ें मेन रहेंगी। आप अलग अलग भी दे सकते हो, जिसमें जिंक बहुत ज़रूरी है। बच्चों का जिंक होने से बच्चों को डायरिया होने की संभावना कम होती है जिंक देने से दोस्तों। जिंक के बहुत सिरप आते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के बहुत सिरप आते हैं, इससे बॉडी में गर्मी जो होती है वो कम होती है, और जिंक से जो होता है आंतें हमारी मजबूत होती हैं और डायरिया की संभावना कम होती हैं। तो जिंक पिलाना बहुत ज़रूरी है। और मल्टीविटामिन सारी जो देने से जो फायदा है कि बॉडी में विटामिन की कमी ना होने की वजह से बच्चे की हेल्थ रिस्क में नहीं आती। जब विटामिन मिलते रहते हैं तो बच्चों की गिरावट हेल्थ में बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो दोस्तों इसके बाद आप जानते हैं कुछ आयुर्वेद प्रयोग जिनसे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मेरा खुद का अनुभव से मैं जो बता रहा हूँ उसको आप सुने दोस्तों। मेरे अनुभव से मैं बहुत से लोगों का इलाज किया हूँ, बहुत से बच्चों का इलाज किया हूँ, और जिन बच्चों का इलाज नहीं होता था, मेरा खुद का बेटे का हेल्थ नहीं आता था, तो मैं कुछ उपाय किया, और भी मेरे रिलेशन में मेरे फ्रेंड लोगों के बच्चों की हेल्थ नहीं आती, उन लोगों के ऊपर मैं इलाज किया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और बहुत से वैद्य लोगों के द्वारा भी उस तरह का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें क्या करना है कि बच्चों को दोस्तों पुनर्वारिष्ट पिलाना स्टार्ट करना है। पुनर्वारिष्ट बच्चों को कैसे पिलाना है? पुनर्वा के पत्तों का ही रस देना है दोस्तों, मार्केट वाला पुनर्वा नहीं देना है। जो पुनर्वा का काढ़ा जो बनाया जाता है उसको नहीं देना है। पुनर्वा का जूस भी मिलता है मार्केट में, कुछ कंपनियां पुनर्वा का जूस बना रही है, और पुनर्वा का अगर आपको जूस नहीं मिलता है तो आपको पुनर्वा के पत्तों का रस निकाल कर केवल 1 स्पून, दोस्तों ज़्यादा नहीं देना है बच्चों को, 1 स्पून पुनर्वा का रस निकाल के 20-25 पत्तों का रस निकालिए। पुनर्वा आप पहचानोगे, नेट पे बहुत डला हुआ है, हर व्यक्ति आज के समय में पुनर्वा पहचानने लगा है, काफ़ी जानता है, और गूगल पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं पुनर्वा का पेड़ क्या होता है। छोटा सा पौधा होता है और ज़मीन पर फैला हुआ होता है। मैं दोस्तों इस सब चीज़ों के बारे में इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि आजकल ये सब चीज़ों के बारे में मोस्टली सभी लोग जान रहे हैं, तो इनको बताना मैं कोई उचित नहीं समझता हूँ। जिन चीज़ों के बारे में लोग नहीं जानते हैं, जिन औषधियों के बारे में जानकारी कम है, उन पर बनाना वीडियो मैं पसंद करता हूँ। तो दोस्तों आपको पुनर्वा का जूस या पुनर्वा को खुद को निकाल के रस बच्चों को सुबह शाम देना स्टार्ट करना है। खाली पेट भी दे सकते हैं और खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ और औषधीय उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चित्रक मार्केट में मिलती है, चित्रक की जड़। चित्रक की जड़ को लाकर बच्चों की कमर में धागे में बांधकर उसको बांधना है। कितना बांधना है दोस्तों? दवा का 3 पीस करना है आपको, 1-1 इंच का, इतना इंच दवा का करना है। चित्रक की जड़ को काट के, चित्रक का खिलाना नहीं है दोस्तों, चित्रक को काट के धागा में बांधकर उसकी कमर पर बांधना है। जिन बच्चों की हेल्थ नहीं आती है या जो बच्चे सूखा रोग से पीड़ित हो चुके हैं उसमें चित्रक की जड़ को बांधना है। चित्रक की जड़ क्या करेगी दोस्तों? चित्रक की जड़ उनका डाइजेशन मजबूत करेगी, उनकी भूख को खोलेगी, और जो उनका खाना नहीं पच पाता या खाना शरीर में नहीं लगता है उसको ये बहुत अच्छा काम, उसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अब खिलाने के लिए मैं आपको एक औषधि और बता रहा हूँ। दोस्तों हर जगह एक पौधा पाया जाता है, अपामार्ग। अपामार्ग उसका इसीलिए ही रखा गया है कि हर जगह पाने वाला, पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर अपामार्ग नहीं पाया जाता है। ऊंचाई से ऊंचाई वाली जगह पर और नीचाई से नीचाई वाली जगह पर अपामार्ग पाया जाता है। अपामार्ग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों। अपामार्ग के ऊपर मैं वीडियो बनाने की बहुत सोचता हूँ,
इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको वीडियो बनाने के लिए मैं सोचता हूँ क्या क्या बताऊँ इसके बारे में। बहुत चमत्कारिक और बहुत औषधीय पौधा है, बहुत से चमत्कार भी होते हैं इस पौधे के द्वारा। तो हालांकि वो बात बाद में बात करेंगे। अपामार्ग की जड़ को लाएं, उसको सुखा लें, उसका चूर्ण बना लें पीस कर मिक्सी में, और अपामार्ग का आधा स्पून से भी थोड़ा कम से कम 1 ग्राम 1-1.5 ग्राम आपको बच्चों को शहद के साथ चटाना शुरू कर दें। अपामार्ग लीवर को मजबूत करता है, आंतों को हुए जो जख्म होते हैं उनको मजबूत करता है, आंतों की जो काम करने की जो क्षमता रहती है, खाना पचाने की जो क्षमता रहती है, खाना को रखने की जो क्षमता रहती है उसको मजबूत करता है, और अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है, अंदर जो कीटाणु है उनको खत्म करता है अपामार्ग। तो अपामार्ग की जड़ को लाके आपको सुखाना है। मार्केट में भी मिलती है दोस्तों, और हर जगह एक पौधा पाया जाता है। यूट्यूब में जाकर आप देख सकते हो कि अपामार्ग के पौधा कैसा होता है। इसको लटजीरा भी बोलते हैं दोस्तों, चिरचटा भी बोलते हैं, और औंगा भी बोलते हैं। अपामार्ग इसका हिंदी नाम है, और जगह जगह पर इसके नाम चेंज पाए जाते हैं। तो अपामार्ग की जड़ को कोई नुकसानदायक नहीं होता है दोस्तों, बच्चों को आप करा सकते हैं, खुद भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत से रोगों में फ़ायदा होता है अपामार्ग। बच्चों के इस रोग में आपको अपामार्ग का जड़ को लाके सुबह शाम खिलाना है दोस्तों। इसके बाद एक दवा और बता रहा हूँ मैं, आपने पत्थर चटा का नाम सुना होगा, जो पथरी रोग को ठीक करता है, पथरी को निकालने के लिए काफ़ी ठीक करता है, पत्थर चटा, स्टोन किलर जिसको बोलते हैं। इस पौधे का यूज भी सूखा रोग में यूज होता है। सूखा रोग को दूर करने के लिए इस पत्ते का पंचांग का रस बच्चों को पिलाना है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। अगर आप अपामार्ग खिलाओगे सुबह तो दोपहर को पत्थर चटा का 1 चम्मच रस निकाल के पिला सकते हो। इससे भी सूखा रोग जो पीड़ित है वो दूर होता है। इसके बाद दोस्तों एक उपाय मैं आपको और बता रहा हूँ दोस्तों, ये उपाय बहुत अच्छा कारगर है, इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया है और काफ़ी इससे लाभ मिलता है। तो दोस्तों करना क्या है कि मकोई का पेड़ सुना होगा आपने, मकोई में एक छोटे छोटे टमाटर के जैसे फल लगते हैं, और मकोई का पौधा बहुत अच्छा लीवर टॉनिक माना जाता है। तो मकोई के पेड़ में जो टमाटर के फल होते हैं, टमाटर जो मकोई का जो टमाटर रहते हैं छोटे छोटे, उसका जूस भी मार्केट में मिलता है दोस्तों। तो उस मकोई का अगर पेड़ है आपके आसपास तो उसका डायरेक्ट बच्चों के मुंह में 2-3 टमाटर उसके डाल दें। छोटे छोटा फल होता है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा छोटा, टमाटर जैसे लाल हो जाता है, वो लाल फल डालना है, हरा फल नहीं डालना है। हरा कच्चा होता है, टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है, लाल फल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मकोई के फल 5 ले सकते हैं, 7 लेना है, विषम संख्या में लेना है दोस्तों। तो 5 से 7 फल आपको सुबह और 5 से 7 फल शाम को। अगर आपको ये फल नहीं मिल पा रहा है, मकोई का पेड़ आपके आसपास नहीं है, तो आप मार्केट से मकोई के फल का रस भी मिलता है, उसको आप 1 स्पून पिला सकते हैं, या फिर इसको 5 से 7 फल इसको खिला सकते हैं। इससे सूखा रोग में बहुत अद्भुत चमत्कारिक लाभ मिलता है 1 मंथ में। केवल 1 मंथ में आपके बच्चों का चेहरा बदल जाएगा, बच्चों का शरीर बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको रेगुलर चलाना पड़ेगा। कितना ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, कितने भी लंबे समय तक ले सकते हैं, कितने भी समय तक इसको चला सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद जड़ी बूटी है दोस्तों, काफ़ी फायदा करता है दोस्तों। इसके साथ आपको एक उपाय और करना है। आपको मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ मकोई का पेड़ कैसा होता है और मकोई के फल टमाटर वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं। आप देखिए इस वीडियो में, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका पेड़ कैसा होता है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मकोई का पेड़ और मकोई के जो टमाटर होते हैं उनको कैसे दिखता है। तो इसमें से मैंने टमाटर का यूज़ करना तो आपको बता दिया। अब आपको मकोई के जो पत्ते हैं इनका यूज़ करना है दोस्तों। तो क्या करना है, मकोई के पत्तों को आपको रविवार और बुधवार को, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसका नाम लेकर, और पत्ते तोड़ना है, और उसमें थोड़ा सा आपको पान का पत्ता जो रहता है थोड़ा सा मिलाना है। जैसे 7 पत्ते रहेंगे मकोई के तो 1 पत्ता रहेगा पान का। इन पत्तों को आपको गीला कर लेना है, फिर गीला करके उसको पानी को झटक देना है, थोड़ा सा गीलापन आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इस पत्ते को आप हाथ में लेके ऐसे रगड़ना है, फिर इसको हाथ में लेके इसका रस निकालना है दोस्तों। रस निकाल कर बच्चे की पीठ पर जो रीढ़ की हड्डी जो दोस्तों होती है उस पर डालना है और बच्चों को रब करना है। बच्चे की पीठ पर रीढ़ की हड्डी पे मकोई के पत्तों का रस आपको रब करना है। इसमें 1 पत्ता पान का रहेगा और 7 पत्ते मकोई के पत्ते के रहेंगे, इसको आपको रगड़ना है। इसको आप रविवार को और बुधवार को करना स्टार्ट करिए दोस्तों। इस उपाय से किसी भी प्रकार का सूखा रोग हो या किसी भी कारण से सूखा रोग हो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है दोस्तों। तो इस उपाय को आप करिए दोस्तों, बहुत अच्छा उपाय है। बच्चों को मल्टीविटामिन देते रहिए, बच्चों को रेस्ट कराइए, बच्चों को दिन में भी सुलाइए, रात में भी सुलाइए, और बहुत ज़्यादा खेल कूद से मना करवाइए। जिनको सूखा रोग हो चुका है वो बच्चों को हल्का से हल्का खाना दें,
बहुत ज़्यादा हैवी खाना ना दें और बच्चों को रेस्ट करवाएं और जिस जिस तरह की मैंने दवा बताई है उसका यूज़ करें। पुनर्वारिष्ट या पुनर्वा का जूस जो बताया है मैंने वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीविटामिन देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक दवा और बता देता हूँ जिन बच्चों को सर्दी जुकाम के कारण से दुर्बलता है, बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी नजला रहता है, उन लोगों के लिए उपाय बता रहा हूँ। जिन बच्चों को सर्दी जुकाम रहता है दोस्तों उनके लिए उपाय है, आप शहद को तवे पर डाल लीजिए। तवा जो रोटी बनाने वाला होता है, शहद को तवे के ऊपर डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर उसको जलाइए। थोड़ी देर बाद शहद फट जाएगा दोस्तों। जब शहद फट जाए तो शहद के बराबर का ही उसमें पानी मिला दें। पानी मिला के लिक्विड बेस घोल स्टार्ट हो जाएगा और इसको आप 1 स्पून, अगर बच्चा 3 साल का है तो इसको 1 स्पून सुबह और 1 स्पून शाम को, अगर बच्चा 5 साल से ऊपर का है तो इसको 2 स्पून सुबह और 2 स्पून शाम को, इस उपाय को करिए आप, शहद वाले उपाय को। इससे इम्यून पावर तेज होता है और किसी भी प्रकार का सर्दी जुकाम नजला जो होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। शहद को जलाना है नमक डाल के दोस्तों, इसका आप यूज़ कीजिए। दोस्तों एक चीज़ और बता रहा हूँ दोस्तों, जिन लोगों को सर्दी के कारण से बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम रहता है, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी मौसम बदलता है और ऐसे बच्चों को सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा एलर्जिक रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा शरीर हो जाता है, जिन लोगों का मौसम बदल जाता है, तो उन लोगों के लिए एक औषधि और बता रहा हूँ मैं। मार्केट में सीतोपलादी करके एक दवा आती है जो बंसलोचन, सौंठ, पीपली, काली मिर्च और मिश्री इन सब चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो आप घर पर भी बना सकते हैं। एक बार और बता देता हूँ आपको। बंसलोचन, पीपली, सौंठ, मिश्री और काली मिर्च, इन सबको आप इसमें बंसलोचन और मिश्री ज़्यादा मात्रा में रखना है। और इसमें एक चीज़ और भूल गया दोस्तों, दालचीनी भी रहती है। तो दालचीनी कम मात्रा में लेना। जैसे मान लो आप 10-10 ग्राम सबको ले रहे हैं तो दालचीनी 5 ग्राम होगी, बाकी सब चीज़ें 10 ग्राम होगी और बंसलोचन 20 ग्राम होगा और मिश्री भी 20 ग्राम होगी। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप बच्चे को सुबह शाम आधा आधा चम्मच, 3 साल से नीचे बच्चा है तो आधे से भी आधा, 1 चम्मच का 25% सुबह 25% शाम को शहद के साथ चटाएं। और बच्चा अगर 5 साल से ऊपर का है तो आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को, हफ्ते में 7 दिन। 7 दिन से ज़्यादा नहीं देना है, ये थोड़ा गर्म होता है दोस्तों। 7 दिन के बाद 3-4 दिन का रेस्ट दीजिए, उसके बाद फिर 7 दिन दीजिए। इसका यूज़ करने से जो बच्चे मौसम बदलने के कारण, जब भी मौसम बदलता है बीमार पड़ते हैं, इसको देने से वो बच्चों को इम्यून पावर बढ़ जाता है और बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं और रेगुलर